ममता बनर्जी के साथ हुए बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके वापस कोलकाता चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने कह दिया कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बदसलूकी के लिए सीपीएम को साफ तौर पर जिम्मेदार बताया। इस बीच कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने यह कहकर मामले को और तूल दे दिया है कि अगर ममता चाहती तो झड़प को टाला जा सकता था। फिर आएंगे, लेकिन दिल्ली इज नॉट सेफ। आई एम सॉरी। दिल्ली को असुरक्षित बताकर ममता कोलकाता वापस चली गई। न प्रधानमंत्री से मिली, न वित्त मंत्री से आर्थिक सहायता की मांग की। पुलिस को जो बोला कि आप लोग दरवाजा खोलिए, हमको अंदर में जाने दीजिए, मीटिंग है, वो बोलता है चाबी नहीं है। वो बोलता है अभी कैसे देगा, इंतजार करो। मेरे को सिक्योरिटी ऑफिसर बोला कि आप दरवाजा तो खोलिए, तो बोलता है इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आई डोंट नो हाउ इट इज प्लान्ड। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हादसे की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपते हुए ममता को ही जिम्मेदार बताया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ममता को पहले ही बता दिया गया था कि वो गेट नंबर 4 से जाएं। इसके बावजूद ममता गेट नंबर 1 से अंदर गई। जब पुलिस ने उनको ये कहा कि जाकर प्लानिंग कमीशन के गेट का जो ऑफिस के गेट पर उतरिएगा, आप यहाँ मत उतरिए, तो उन्हें हीरोइज्म दिखाने की जरूरत क्या आ रही थी कि वहीं फौरन उतर गई भीड़ के अंदर। वो अपने शेखी में भगाड़ने के चक्कर में वहां उतरी और उसका नतीजा ये हुआ है। आज हमारी बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से हुई है और उनके सेहत की जानकारी लेने के लिए मैंने बातचीत की। उन्होंने बतलाया कि कल उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके कारण उनके घुटने में और कई स्थानों पर चोट लगी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में, यहां पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन ने इस मामले में ममता का साथ देते हुए इस घटना पर सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो से माफी मांगने को कहा है और इस घटना को पूर्व नियोजित बताया है। इस तरह का बयान देश में कभी जो गवर्नर पार्टीजन नहीं हो सकता। गवर्नर एक राज्य का गवर्नर है। ये उनका कहना प्री मेडिटेटेड, कहां से ये खबर मिला ये प्री मेडिटेटेड है, और कैसे उन्होंने गवर्नर साहब ने ये पॉलिट ब्यूरो को क्षमा मांगने के लिए उन्होंने मांग किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शालीनता दिखानी होगी और वो अश्लीलता के शब्द प्रयोग करेंगी तो उनका पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध होगा। ममता और लेफ्ट के बीच जारी टकराव का असर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक में दिखाई पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सीपीएम के खिलाफ नारेबाजी की, तो बंगाल में कई जगहों पर सीपीएम और टीएमसी के बीच टकराव हुआ। वीरभूम में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने छात्र संगठन एसएफआई और सीपीएम के दफ्तरों में तोड़फोड़ की है। The CPM has disapproved and condemned this incident. The party will look into how this has happened. However, on the pretext of this incident, widespread violence has been unleashed against the CPM and the left parties in West Bengal. Many party offices have been destroyed and scores of party cadres and leaders have been injured in these attacks by TMC men. The Politburo of the CPIM demands the TMC leadership to immediately put a stop to these attacks. A judicial probe into the death of Sudipta Gupta should be ordered without any further delay. और अब सवाल यही उठ रहा है कि इस गुंडागर्दी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। हमारी आज की इस चर्चा में हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहद हकीम साहब। साथ ही इस चर्चा में जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से सांसद रशीद मसूद साहब। सीपीआई की नेता अमरजीत कौर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयंतु घोषाल हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी हकीम साहब। सीधा सवाल आपसे, जो कुछ योजना भवन के बाहर हुआ उसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं, इस गुंडागर्दी के लिए? ये गुंडागर्दी सीपीएम और एसएफआई के जो नेता वहाँ पर थे और वहाँ पर जो
इनके नाम में जो गुंडा वहाँ पर लाया गया है ये पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग जा रहे थे पश्चिम बंगाल के लिए अपना एलोकेशन मांगने के लिए, पश्चिम बंगाल के भलाई के लिए, उनके अग्रगति के लिए, ये मांगने के लिए। ये आज तक कभी नहीं हुआ। जो हम भी अपोजिशन में थे, हम भी 34 साल तक विरोध किए हैं, सरकार का विरोध में लड़े हैं, मगर ये कभी नहीं हुआ जो आगे के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो कहीं भी गए और उसका विरोध हमने कहा। इसके आगे भी मुख्यमंत्री कई बार, जब यहाँ पर नंदीग्राम में गोली चला, जब सिंगूर में गोली चला, उसके बाद भी वो शायद ये योजना कमीशन में गए, प्लानिंग कमीशन में गए, मगर हमारे कैडर कभी ये नहीं किए जो उनके पीछे जाके उनके सामने। तो आप सीपीएम और एसएफआई के कार्यकर्ताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सीपीआई के नेता अमरजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हकीम साहब, उनसे जवाब जान लेते हैं। अमरजीत कौर जी, सीधा आरोप टीएमसी का ये कि ये सीपीएम और एसएफआई की गुंडागर्दी है। देखिए, जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, और मैं ये समझती हूँ कि हमारी ब्रदराना जो पार्टी है उनको इस बारे में मंथन करके और इस पे देखना चाहिए कि इस तरीके की घटना आगे से दोहराई नहीं जाए। लेकिन ये भी हमें कहना पड़ेगा कि जो दिल्ली में हुआ उसके बदले में जो बंगाल के अंदर उसी तरीके से आक्रमण और अटैक किए जा रहे हैं, तो आप किसको जस्टिफाई करेंगे? ना वो जस्टिफाई हो सकता है जो इसके जवाब में बंगाल के अंदर किया जा रहा है, और ना ही वो जस्टिफाई हो सकता था जो सुदीप्त गुप्ता, जिसकी मृत्यु हुई एसएफआई के बच्चे की पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज को लेके, और मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे सिर्फ कह दिया ये तो एक दुर्घटना थी, और उस पे जांच बिठाने पे भी वो तैयार नहीं हुई। तो वो भी बहुत गलत था। लेकिन उस गलती पे आप कह रहे हैं कि जो हुआ योजना भवन के बाहर वो गलत था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने यह कहा है अमरजीत जी कि सीपीएम के पोलित ब्यूरो को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, क्या मुख्यमंत्री ने और वहां के पुलिस कमिश्नर ने, किसी ने माफी मांगी जो उस बच्चे की मौत हो गई, और इन लोगों ने कहा कुछ बड़ी बात नहीं हुई? इसलिए ये माफिया मांगे नहीं, इसका एहसास चाहिए। और वो स्टेटमेंट किस तरीके से स्टेटमेंट आती है, वो सीपीएम की लीडरशिप अपना निर्णय लेगी कि क्या करना है। पर मैं सीधे मानती हूँ वो बहुत गलत था, और उसके बदले में यहाँ कुछ वायलेंस हुई है, ये गलत है। और उसके बदले में अब बंगाल के अंदर जिस तरीके से दफ्तरों पे आक्रमण किए जा रहे हैं वो भी गलत है। चलिए ठीक है, उसका जवाब मैं लूंगी फिरहद हकीम साहब से, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन अभिमन्यु, कौन जिम्मेदार है जो गुंडागर्दी, जिस तरह की धक्का मुक्की योजना भवन के बाहर हुई? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में भारत की सरकार के निमंत्रण पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्री और उसके सरकार के लोग किसी बात पर चर्चा करने के लिए आए, और नई दिल्ली जो कि एक बहुत सुरक्षित इलाका कहा जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के गुंडा तत्व आकर के, वो जो सीपीएम के हों, एसएफआई के हों या और भी कोई लोग हों, वो मुख्यमंत्री के साथ में और मंत्री के साथ में इस कदर हाथापाई करें कि उनके कपड़े तक फाड़ डालें। ये मैं कहूँगा कि भारत के लोकतंत्र में एक बड़ी शर्मनाक घटना है, और सरकार के लिए ये शर्मिंदगी का एक बहुत बड़ा अवसर है। रशीद मसूद साहब, कैप्टन अभिमन्यु का कहना कि वामपंथी दलों के साथ साथ ये सरकार के लिए भी काफी शर्मिंदगी की बात है। देखिए, इनको तो कहना ही चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि कोई भी इंसिडेंस होता है हम उसको फौरन पॉलिटिकल रंग दे देते हैं, और हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने लगते हैं, पूरी चीज़ को इन टोटलिटी देखते नहीं हैं। मैंने कहा है, पहले भी कहा है, सुबह भी कहा है, अब भी कह रहा हूं। रशीद मसूद साहब, ये राजनीतिक दलों का कार्यक्रम है, अलग अलग देखना चाहिए। ये राजनीतिक दलों का कार्यक्रम है, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को राजनीतिक ढंग से अपने अपने ढंग से उसको गुलाब पहनाने लगे। वास्तविकताओं पे भी जाना चाहिए और वास्तविकताओं को भी देखना चाहिए। राजनीतिक कार्यक्रम सड़क पर आकर के लड़ाई करें, तो अगर इसको आप किस दृष्टि से देखना चाहेंगे? अगर मैं इसमें कौन सा सांस्कृतिक पक्ष है, इसमें कौन सा आर्थिक पक्ष है? नहीं, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके पे जिसको देखना चाहिए वही मैं बता रहा हूँ।
कि इसके दो हिस्से हैं और दोनों हिस्सों को हमें गुडमिट कर करके देखना चाह रहे हैं। पहला हिस्सा है कि SFI के लड़कों ने वहाँ हंगामा किया और शोर मचाया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के साथ जो बदतमीजी हुई है वो बुरी बात है। लेकिन बदतमीजी को अवॉइड किया जा सकता था अगर ममता जी ने पुलिस की एडवाइस को मान लिया होता। आपने तो फौरन सरकार को, केंद्रीय सरकार को ब्लेम कर दिया कि हर चीज़ के उसमें ब्लेम किया जाता है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी को जब पुलिस ने एडवाइस किया कि आप योजना आयोग के गेट के सामने उतरें, तो योजना भवन के गेट के सामने जिस गेट नंबर पे उन्होंने कहा था, जिस नंबर पे कहा था उस नंबर पे उतरना चाहिए था। ममता जी वहीं भीड़ के बीच में उतर आई अपनी हीरोइज्म को दिखाने के लिए। अगर वो ना उतरी होती तो कुछ होने वाला नहीं था। साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? योजना भवन के आगे 100 लोग गुंडा तत्व पुलिस आने देती है और मुख्यमंत्री को कहती है कि अपना रास्ता बदल करके आए। ये जहां पर जंतर मंतर के आगे आप किसी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देते, वहां पुलिस ने गाड़ी से मत उतरिए आप। पुलिस ने गाड़ी से, योजना भवन के आगे आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको जब मौका मिलेगा तो आप जब बोलिए, जब आपको मौका मिलेगा आप जब बोलिए। आपको देश के ये प्रॉब्लम क्या आ गई है मैं समझता नहीं कि आप बोलने देना नहीं चाहते, दूसरे की आवाज को दबाना चाहते हैं। और कोई भी उस जब आपका अमरजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु जी, आपने बात कह दी अपनी। नहीं, जब आपकी बात आएगी, जब आप बोलिएगा, प्रक्रिया में मुट्ठी जब आपकी बात आएगी, जब आप बोलिएगा। आप बोलने देना नहीं चाहते हो, आप आवाज को दबाना चाहते हो। प्रजातंत्र से आपके यहाँ वैल्यूज नहीं है। क्या दे रहे हैं? ठीक है कैप्टन अभिमन्यु जी, आपने कह दी अपनी बात, उनको पूरा आपका नंबर आएगा जब आप बोलिए ना। पास भी जी रशीद मसूद साहब पूरी कीजिए। जब आपका नंबर आएगा जब आप बोलिएगा। तो अगर ममता जी गाड़ी में बैठी रहती और गाड़ी सीधी वहां चली जाती तो कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन ममता जी को हीरोइज्म का दिखाने का कुछ मौका है, उन्हें सुर्खियों में रहने का एक शौक है, उस शौक का भी इसके ऊपर असर पड़ा। चलिए, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, उसका जवाब मैं लूंगी। टीएमसी नेता जो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले जयंत घोषाल, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को जिसने इतना तूल पकड़ लिया है? जैसे देखिए, मैं अभिमन्यु के साथ इस बात में सहमत हूं कि हम लोग भी वहां जब जाते हैं ना प्लानिंग कमीशन में, बहुत सिक्योरिटी आजकल बहुत बढ़ा दिया है। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो जंतर मंतर तक सीमित है। खुद प्रकाश कराट आज दिल्ली यूनिट को बुलाया था, मेरे जानकारी है, और नाराज है कि आप लोग वहां गए कैसे, क्योंकि ये सिर्फ SFI का मूवमेंट नहीं है, उसके साथ साथ दिल्ली यूनिट जो CPM का वो लोग भी थे। तो वो लोग CPM के लोग हैरान हैं कि कैसे इन लोगों को जाने दिया। अगर वो नहीं जाने देते तो शायद CPM के लिए अच्छा होता, क्योंकि CPM ने जो कल जो हो गया है उसमें बेनिफिशियरी तो CPM नहीं हुआ ना, क्योंकि 60s में CPM ये सब बास और हमारे कलकत्ता में जो होता था वो अभी अपोजिशन में रहने के बाद CPM ने कहा था, खुद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था कि अभी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल हम निभाएंगे और नई CPM का छवि बंगाल में देंगे। 35 इयर्स को जो रूल है उसके बारे में लोगों को जो घृणा पैदा हुआ था, उसके कारण ये परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन के बाद जब ममता बनर्जी के बारे में जब शिकायत शुरू हुआ है, तब CPM को देख के लोगों को लग रहा है कि CPM बदला नहीं, लेना पड़ रहा है। लेकिन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप कह रहे हैं फिरद हकीम साहब, एक सवाल जो उठ रहा है वो ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये कहा जाता है कि वो गेट नंबर 4 से जाएं, गेट नंबर 1 से नहीं, बावजूद इसके वो गेट नंबर 1 से जाती है। तो रशीद मसूद साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये मुसीबत तो उन्होंने अपने ऊपर खुद बुलाई। ये हमारे लिए शर्म की बात है। जो मसूद साहब खुद एक रूलिंग पार्टी से है, जब दिल्ली के सरकार के ऊपर, केंद्रीय सरकार के ऊपर इस तरह के घटना में उनके ऊपर काली लगाया गया है, तो वो बजाय पुलिस को इसके जानकारी लेने के बदल में वो हमारे ऊपर इसके इल्ज़ाम थोप रहे हैं। ये गलत बात है। हम वो गाड़ी में थे, हम पीछे बैठे हुए थे ममता बनर्जी का, और जब वहाँ पर जाम लगा हुआ था, ना कोई पुलिस था ना कोई अधिकारी था जो गेट नंबर 4 या गेट नंबर 5 में बोला गया है। हम लोग इसके आगे भी हम लोग गए थे योजना कमीशन में, और वो गेट नंबर 1 ही है जहां से हम लोग अंदर जाते हैं। इट इज ए इन गेट। तो हम लोग वहीं से अंदर जाएं तो देखें वहां पर कुछ आदमी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। उस समय हम उतरे और ना वहां पर कोई पुलिस था ना कोई योजना कमीशन का अधिकारी था जो हमें मना करने वाला कोई नहीं था।
हम लोग उसके अंदर चले गए। ये नहीं कहा था कि आप गेट नंबर 4 से पहुंच भी गए, मगर जब गेट तक पहुंचे तो देखे जो गेट लॉक किया हुआ था अंदर से, वो चेन से बंद हुआ था। नहीं, कोई नहीं कहा था, कोई नहीं कहा था जो गेट नंबर 4 से जाओ। और हम लोग जब वहां पर पहुंचे तो देखे वो अंदर से लॉक किया था। अगर वो गेट खुला रहता या उस समय खोल दिया जाता तो ये घटना नहीं घटती। मगर दिल्ली पुलिस इसका जवाब आप देना चाहेंगे? थी और गेट बंद था, गेट में ताला था। वो किसके पास सुनिए एक चीज हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप पूछिए। और जब हम वहां पर पहुंचे, जब बोले चाबी किसके पास है, तो ये उन लोग किसी के पास मालूम नहीं था जो चाबी वो गेट का कौन लेके गया। करीब 10 मिनट बाद वो चाबी लेके कोई बंदा आया और वो गेट खोला। जब हम लोग अंदर गए, उसके बीच में जब वो चाबी बंद था और हम लोग गेट में खड़े हुए थे, उस समय ये जो झमेला, ये जो विरोध, ये हमारे ऊपर उन लोग टूट पड़े। ये अगर चाबी उस समय वो दरवान के पास रहता और वो खोल देते तो हम लोग स्मूथली अंदर चले जाते। मगर हमारे प्रश्न है, जो एक योजना कमीशन के सामने ये हमारे पास जानकारी है, जो वो 144 एरिया है, कभी एक घटना नहीं घटी। तो वहां पर ये गुंडागर्दी कैसे हुआ, कैसे दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठे रही? ये ठीक है हकीम साहब, इसका जवाब ले लेते हैं रशीद मसूद साहब जो कैसे वहां पर अलाउ किया गया। हाँ, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करता है तो उसके उस पुलिस 1 मिनट उसमें कॉर्डन कर दिया जाता है। जी रशीद मसूद साहब बोलिए, जवाब दीजिए इसका। नेहा, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। देखिए, जो जी मैं आऊंगी अमरजीत जी आपके पास। एसएफआई के वर्कर्स का जो रोल है, मैंने उसको जी एसएफआई का जो रोल है, मैंने उसको सबसे पहले कंडेम किया था। मैंने कभी भी उसको डिफेंड नहीं किया। जो कुछ हुआ है उसको मैंने डिफेंड नहीं किया है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि पुलिस की एडवाइस को नहीं मान करके नहीं मसूद साहब उस थ्योरी को तो गलत बता रहे हैं ना। जो बात आप कह रहे हैं उसको हकीम साहब सही नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं उनको कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। देखिए, ये तो इंक्वायरी का मसला है कि इंक्वायरी हो, इसमें तो पता चलेगा गलत कौन बता रहा है, सही कौन बता रहा है। लेकिन सीधी बात यह है कि कल से, आज गलत बताना शुरू हुआ है, कल इसमें गलत नहीं बताया था। ये बात कल से आ रही है कि पुलिस ने उनको वहां से ये एडवाइस किया कि आप गाड़ी से मत उतरिए, और वो गाड़ी से उनके एडवाइस के खिलाफ उतरी। ये कल से बात आ रही है, आज बात नहीं आई। आज नई बात आई है, ये जो बात हुई कि हम वहां से नहीं उतरे। सही बात यह है कि वो पब्लिक में उतर गए, और शायद इसलिए उतर गए कि वो बहुत एबनॉर्मल बात करती हैं, ताकि मसूद साहब आप क्या कल वहां पर खड़े हुए थे? मैं वहां पर था, मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, आप वहां पर खड़े हुए नहीं थे। इसलिए आप ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूं, ये आप बताइए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, जानते तो सब आप ही हैं। जी मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। जी मसूद साहब, अमरजीत कौर जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। जी अमरजीत जी। इसमें जी मैं 3 बात कहना चाह रही हूँ तुरंत, जो मैं बहस सुन रही हूँ अभी तक। पहली बात तो ये 144 लगने के बाद भी प्रदर्शनकारी उन जगहों पे पहुंचा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। प्लानिंग कमीशन में घुसना, कृषि भवन जाना, पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच जाना, इंडिया गेट पे पहुंच जाना, राष्ट्रपति गेट के बाहर भी पहुंच जाना, ये अभी भी हाल ही में सबने देखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में 144 को तोड़ के भी लोग जाते हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आधी बात सच टीएमसी बोल रहा है तो आधी बात ही सच्ची मसूद जी बोल रहे हैं। हम भी डेलीगेशंस लेकर के जाते हैं, हमें बकायदा बताया जाता है कि आप फला गेट से ही एंट्री लेंगे, पासिस वहां है या वहां से एंट्री होगी, वो मालूम होता है। ये कहें वहां पुलिस वाला नहीं खड़ा था, ये मैं मान ही नहीं सकती कि एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने आना हो तो उन्होंने ये ना बताया हो कि किस गेट से आपको एंट्री मिलेगा और बेहतर आपके लिए रहेगा या एंट्री मिलेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो बहुत सीधे है, बहस डिरेल नहीं हो, सीधी बात ये हो, ममता बनर्जी खुद गेट क्रैशिंग करती रही हैं, तो वो आज क्यों हैरान हो रही हैं या उनके साथी क्यों हैरान हो रहे हैं? वो कैसे राइटर्स बिल्डिंग में अंदर घुस गई थी, ये वो क्यों नहीं जानती हैं? अच्छे से जानती हैं।
उनके लीडर्स आए दिन बंगाल के अंदर किस तरीके से लोगों को पीट देते हैं, किसी के घर भी पहुंच के डीएम को भी पीटते हैं, ये भी वो अच्छे आप कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का भी वही कल्चर रहा है, लेकिन फिर जो योजना भवन के बाहर हुआ, क्या उस कल्चर की याद दिला करके इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? लेकिन विजय, आगे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो कुछ हुआ उसके लिए टीएमसी सीपीएम पर और सीपीएम टीएमसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन नफा और नुकसान किसका हुआ इसका? देखिए, जहां तक दोनों की बात है, दोनों के बीच जो कैडर के बीच में हिंसक झड़पें अभी तक कोलकाता और पश्चिम बंगाल में होती रही हैं। पिछले 5-6 साल से हम इस तरह की खबरें सुनते रहे हैं। अब ये मामला दिल्ली तक पहुंच जाएगा, ये हैरानी की बात है। जहां तक नफे नुकसान की बात है, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ममता के साथ बदसलूकी हुई जो कथित रूप से, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदे में शायद ममता इस रूप में रही कि जो लेफ्ट ने एक आंदोलन इस समय एसएफआई के लड़के की मौत को लेकर खड़ा किया था, उस पर एक बड़ी लाइन शायद ममता ने खींच दी। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस को हुआ। अब वो मिलती, वो प्रधानमंत्री से भी मिलती, वो वित्त मंत्री से भी मिलती, उसके कुछ बात होती, कुछ नज़दीक आने की जो बात हो रही है उस पर कुछ चर्चे होते, कुछ मीडिया में खबरें आती, कुछ मोराटोरियम जो वो चाहती हैं उस पर बात होती। और सबसे बड़ी बात है, जो योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल का जो सालाना खर्च है योजना 25,000 समथिंग करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ कर दी, वो वाली खबर भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चली गई और बीजेपी को ममता के साथ सहानुभूति जताने का शायद एक मौका और मिला है। बिल्कुल अमरजीत जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ इतना भर कह देना जो सीपीएम की तरफ से कहा गया है कि हम इसकी निंदा करते हैं, क्या वो अपने आप में काफी है? क्योंकि सुदीप्तो गुप्तो, जिस छात्र की मौत को लेकर के ये सभी जो विरोध प्रदर्शन ये हो रहा है, वो मामला का अब कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से धक्का मुक्की और गुंडागर्दी का ये पूरा एपिसोड हुआ है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के साथ। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है कि जो असली मुद्दा है वो पीछे गया है। वो पीछे तो नहीं ही जाएगा, वो फिर से उठेगा। ये घटना नहीं हुई होती तो नेचुरली ममता बनर्जी जी की सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी ही थी कि वो उस मामले में प्रोसीड नहीं कर रहे हैं ढंग से। पर मैं कहना ये चाह रही थी कि जैसे अभी कहा गया कि एक विश्लेषक साथी ने कहा कि बीजेपी जो है वो हमदर्दी जताने का कोशिश कर रही है तृणमूल में, लेकिन बीजेपी वाले ये जो हल्ला कर रहे हैं इस बात के ऊपर, वो तो उल्टा जाने जाते रहे हैं किसी भी बात को टॉलरेट नहीं करना और नेताओं को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना, हमले करना। तो ये तो नॉन कैरेक्टर रहा है बीजेपी और उसकी मैस ऑर्गेनाइजेशंस का। वो आज बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं तो मुझे जरा उस पर हैरानगी हो रही है। लेकिन मुझे कांग्रेस के ऊपर भी इस बात की हैरानगी हो रही है कि वो सिर्फ एक छोटी सी बात की इस गेट से आना था, उससे नहीं आना था, ममता जी ने ये कर लिया, उससे वो हाथ नहीं धो सकते हैं। ये बात तो उनको देखनी ही होगी कि प्रदर्शनकारी तो कहीं भी घुसेंगे, लेकिन ये तो देखनी ही होगी कि अगर किन्हीं के लिए फिक्स्ड टाइमिंग्स हैं और जगह बताई हुई है और उस हिसाब से वो सिस्टम प्रॉपर नहीं रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे सेंट्रल ऑफिसेज हैं उन सेंट्रल ऑफिसेज में जो कम्युनिकेशन का गैप रहता है, ये हम लोग भी देखते हैं कि कई बार हमें मालूम भी होता है किस गेट से एंट्री होनी होती है, हमें इंफॉर्मेशन होती है डेलीगेशन को ले जाना और उस गेट वाले बोला करते हैं नहीं जी आपका यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ से एंट्री नहीं होगी, और वो कोई और गेट बताया करते हैं। तो ये इनको भी ये देखने की ठीक है। अमरजीत जी, आपके सवाल है बीजेपी से भी कांग्रेस से भी सुरक्षित नहीं है, तो दोनों मेहमानों से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुरक्षित है क्या, मैं पूछती हूँ सबसे पहले कैप्टन अभिमन्यु, आपसे जो सवाल पूछा अमरजीत ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर राजनीतिक दल है और हमारा ये मानना है कि सभ्य समाज में और स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और कानून व्यवस्था का राज वह लोकतंत्र की बुनियाद है। पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे के विचार के प्रति सम्मान भी यह लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहाँ जहाँ वामपंथी दलों का कहीं कहीं प्रभाव है, चाहे वो बंगाल में रहा है और चाहे केरल में रहा है, वहाँ राजनीतिक विरोधियों का किस प्रकार से उनके कत्ल किए जाते रहे हैं, उनको किस प्रकार से दमन किया जाता रहा है, ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर भी आपको कोई इतिहास ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर हमने अपने राजनीतिक विरोधी के साथ इस प्रकार से सड़क के ऊपर व्यवहार किया हो। यह वामपंथी दलों की अपनी संस्कृति का अंग है कि वे दूसरे राजनीतिक विचार को वो स्वीकार नहीं करते हैं, उसको सहन नहीं करते हैं
और लोकतंत्र के मूल्यों को ये वो तो समझते टीएमसी नहीं। पर भी आरोप लगता रहा है कि वो वामपंथी कार्यकर्ताओं पर हमले करती विश्लेषण हो रही रहा है, उसको आप बड़ी सफाई से बचा रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। कोई भी हिंसा करे, कोई भी हिंसा करे, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो कैप्टन अभिमन्यु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता सीपीएम दफ्तरों के बाहर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं सीपीएम दफ्तरों पर तोड़फोड़, उस पर क्या कहेंगे? हम किसी भी प्रकार की हिंसा को कोई समर्थन नहीं है। सभ्य समाज में और स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के इस प्रकार की हिंसा की निंदा करनी चाहिए और हिंसा नहीं होने देने का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है रशीद मसूद साहब, अमरजीत जी का एक सवाल आपसे भी था। नहीं अमरजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, आपने एक सवाल रशीद मसूद जी से भी पूछा है, उसका भी जवाब ले लेते हैं। मसूद साहब, उनका ये कहना कि सिर्फ इतना भर कह देने से कि मुख्यमंत्री को जिस गेट से बोला था वो उससे नहीं गई, दूसरे से नहीं गई। बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि सुरक्षा में चूक हुई है। जिस तरह से वित्त मंत्री को मैनहैंडल वहां पर किया गया, उनके कपड़े फाड़ने की जो कोशिश हुई, तो वो तो सवाल खड़े करता है कि पुलिस क्या कर रही थी। देखिए, मिस कौर की दो बातें तो पहले जवाब दे दीजिए, उन्होंने मुझसे पूछी भी नहीं कि सीपीएम सीपीआई का जो रवैया रहा है लेफ्टिस्ट का बंगाल में, वो तो हिंसक ही रहा है और उसके जवाब में हिंसा के जवाब में हिंसाई टीएमसी ने भी अपना रवैया अपनाया है। लिहाजा दोनों ही सम्मान में नंगे हैं कि एक दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। रहा सवाल जहाँ तक ये कि गेट पे आने का, मेरा कहना है कि ये बात हम लोग जो जाते हैं, छोटे लोग जो हैं, तो हम लोगों को भी ये पता होता है कि फलां गेट से आपकी एंट्री होनी है और हम उस गेट से ही जाते हैं और हमें अभी तक हमें तजर्बा नहीं हुआ कि हम जिस गेट पे हमें कहा गया होगा उस गेट से एंट्री होनी है और हमारी उस गेट से एंट्री में कोई हिच पैदा हुआ हो। तो ये मुमकिन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर जितनी बड़ी शख्सियत के लिए गेट कोई बताया गया हो और उस गेट से उनको जाने में कोई प्रॉब्लम रही हो या उनको ना बताया गया हो कि किस गेट से वो आएँ। ये दोनों बातें नाकाबिल यकीन हैं, इस पर कोई यकीन करना नहीं हो सकता। सीधी सी बात यह है कि जहाँ भीड़ थी उस भीड़ को अवॉइड करते गाड़ी में बैठे रहते, गाड़ी को पुलिस ले जाना चाहती थी, गाड़ी के बिठा करके उनको ले जाना चाहती थी, बैठे बैठे चली जाती तो कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद क्योंकि सुर्खियों में रहना है और एक ये भी हो सकता है जहाँ भीड़ थी वहाँ पुलिस भी होनी चाहिए थी। गेट पर अटक गए, उसकी काट करने, उसकी बात करिए, उसकी काट सरकार का जो फेलियर है उसको स्वीकार करिए। आपको बर्दाश्त करना ही नहीं, जो फेलियर उसको स्वीकार करिए। मैं कहता हूँ आपको बर्दाश्त की आदत नहीं है। हुआ हुआ दुर्व्यवहार उसके लिए सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। तो मैं एक लफ्ज नहीं बोलता हूँ जब आप लोग बोलते हैं, आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए पहले जो आपको कहना है। मसूद साहब, आप बीच में बात कह चुके हैं, इतना तो कम से कम समझिए कि जब आप डिस्कशन में आए, जो बिल्कुल नहीं रशीद मसूद साहब, मैं बीच में आप बोलते हैं मसूद साहब, रशीद मसूद साहब, अगर मैं समझ पा रही हूँ सवाल को, तो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी टीएमसी की भी बनती है, जिम्मेदारी सीपीएम की भी बनती है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा उस वक्त कहाँ थी, उसको लेकर आप अपना दामन बिल्कुल बचा रहे हैं। नहीं, सुरक्षा में पुलिस कह रहे हैं कि देखिए ये एकदम से हुआ, कोई पता तो नहीं, पहले से तो कोई नोटिस तो था नहीं, और जब एकदम से कोई चीज होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती हैं। तो पुलिस जितनी पुलिस वहां पे थी उसके दिमाग में ये थी कि अगर गाड़ी से न उतरा जाए, गाड़ी के साथ नहीं, सिक्योरिटी हर जगह रहती, इतनी नहीं होती है ये इतने आदमियों को डील एक साथ कर सके, लेकिन इतनी थी कि उनकी गाड़ी को सेफली उसको वहां से पास करा सकती थी वो। लेकिन उन्होंने वहां नीचे बीच में भीड़ में ही उतर जाने का मतलब यह था कि वो सुर्खियों में। चलिए ठीक है, हालांकि हकीम साहब हम हमारे साथ नहीं है मसूद साहब, लेकिन उन्होंने साफ किया कि पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा था, इस तरह की जानकारी नहीं दी थी। अमरजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बाकी मेहमान भी मौजूद है, मैम उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जयंत घोषाल जी, लेकिन जो बार बार उठ रहा है दो दल और उनके बीच की जो राजनीति और हिंसा रही है, जो उसकी बात उठ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे, टीएमसी और सीपीएम? देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की जो हिंसा राजनीति है, हिंसा की राजनीति के बारे में दो चार लफ्ज बोलना चाहता हूं। नंबर 1 है, ना टीएमसी ना सीपीएम, हम एक निरपेक्ष मतलब स्टैंड से मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा जो है
आज के दिन में देश में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। और ये होम मिनिस्ट्री के हर साल में एक रिपोर्ट अपडेटेड होता है। और एनडीए के जमाना में अडवाणी जी से मैंने वो रिपोर्ट लिया था, उस समय भी देखा कास्ट वायलेंस यूपी बिहार में सबसे ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में हाईएस्ट है। और मैंने जो स्टोरी किया था उसमें एक रिडिक्यूल करके लिखा था कि वेस्ट बंगाल इज द फर्स्ट बॉय ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। और अभी ये मतलब एक हफ्ता पहले मैंने सुशील शिंदे जी से बात किए थे और उनसे पॉलिटिकल वायलेंस का जो स्टेट वाइज फिगर, और उसमें मैंने देखा है आज भी पश्चिम बंगाल में हाईएस्ट पॉलिटिकल वायलेंस है। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग, मतलब मेरा घर है, मैं दुखी हो जाता हूं कि सीपीएम ने लेफ्ट में 60s में बास जलाया और उसके बाद हिट किया उनके मूवमेंट। ममता को लगा कि ये नेगेटिव मूवमेंट हमको खत्म करने दीजिए प्लीज। संस्कृति है वो एक जैसी लग रही है। जयंत उदाम, मैं ये कहना चाहता था कि जो लेफ्ट ने शुरू किया, ममता जब अपोजिशन में थे उनको लगा कि ये इनहेरिटेंस ऑफ द लेफ्ट मिलिटेंट मूवमेंट, मतलब वो भी उसी लाइन में चले गए। और बाद में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बोला कि ये लाइन को चेंज करना चाहिए और पार्टी में भी मंथन हुआ था, और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने स्टेटमेंट किया था कि ममता ने दे हैव टेकन आवर डेजर्टेड पाथ, जो हमने छोड़ दिया वो ममता कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब पावर से चले गए, मुझे निरुपम सेन, बुद्धदेव भट्टाचार्य, विमान बोस बार बार कहते हैं कि हम एक नई सीपीएम बनाएंगे जहां ये पुराने जो वायलेंस का जो मूवमेंट का तरीका बदल गया। और सूर्यकांत मिश्रा लीडर ऑफ द अपोजिशन बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा था। ये जो घटना है इट हैज डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बुद्ध बाबू का जो सपना है कि पार्टी को एक नई चेहरा देते हैं बंगाल में, उसमें नुकसान हुआ। इसमें तो सीपीएम का नुकसान हुआ। और इसमें ममता ने जो वहां जो कलकत्ता में जो डिस्कॉन्टेंट बढ़ रहा था, उसको अभी ममता को मौका मिला है कि उसको जो इमेज है वो इसको फिर से लेफ्ट को ये कहना कि यू कैन नॉट ऑक्यूपाई आवर स्पेस बिकॉज स्टिल लेफ्ट इज सेम मिलिटेंट। तो लेफ्ट अगर नहीं बदलेगा तो लेफ्ट के बारे में भी लोगों को मन में, अगर ममता का विकल्प लेफ्ट है, ये भी सोच अभी कैसे आएगा अगर लेफ्ट ये करेगा। तो इसीलिए मुझे चलिए इसका जवाब ले लेते हैं अमरजीत जी से। अमरजीत जी, ये राजनीतिक हिंसा का इतिहास जो पश्चिम बंगाल का रहा है, जिसकी ओर जयंत उदा ध्यान आकर्षित कर रहे थे, इसमें अगर टीएमसी को आप दोषी मानते हैं तो आपकी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है, ये कहना उनका। देखिए, जहां तक बात आज की सिचुएशन की टीएमसी और सीपीएम की, और जो इनकी स्टडी कहती है कि पॉलिटिकल वायलेंस वहां है, तो ममता जी के सत्ता में बैठने के बाद से ये पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ी है। और लेफ्ट के पावर में आने से पहले जब सिद्धार्थ शंकर रे थे उस पर्टिकुलर पीरियड में, और उससे पहले जो सत्ता की तरफ से भयंकर वायलेंस हुई, कॉमन वायलेंस के अलावा जो भयंकर वायलेंस हुई, तो ये तो मैं मानती हूँ कि वायलेंस का इतिहास रहा, लेकिन लेफ्ट के पीरियड के दौरान वो कंटेन हुई और खास करके कोई कम्युनल और कास्ट वायलेंस नहीं हुई। ये एक सच्चाई है। सिंगूर और नंदीग्राम में समस्या आई, उसकी वजह से भुगतना भी पड़ा लेफ्ट को, ये भी एक सच्चाई है। इसलिए वायलेंस की कोई जगह नहीं है, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन मैं बहुत एम्यूज्ड हो रही थी बीजेपी के अभिमन्यु जी की बात सुन करके कि जो ग्राम स्टेन और उनके बच्चों को जिंदा जला करके वायलेंस करते हैं, उनको तो होम मिनिस्टर अडवाणी जी ने एक अच्छे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दिया था बजरंग दल को। ये हिंसा करते रहे, क्रिकेट खेलने पे कोई आता है बाहर से, उस पे हिंसा करते हैं, विकेट तोड़वाते हैं, कोई सिंगर्स आते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, इंटॉलरेंस इनका पूरा रहता है। इवन पैनल डिस्कशंस के अंदर इंटॉलरेंस दिखती है। तो ये अगर ये कह रहे हैं हिंसा का रास्ता नहीं होना चाहिए, मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ उनकी बात सुन करके। लेकिन इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है किसी को ना टॉलरेट करने का। और ये लेक्चर कैप्टन अभिमन्यु, इसके पीछे एक बड़ा सवाल ये है कि आपकी इतनी हमदर्दी क्यों तृणमूल कांग्रेस से, जबकि हिंसा में उनका भी वही हाथ रहा है जितना सीपीएम का रहा है, अगर कम नहीं तो। देखिए, दुर्भाग्य है कि इस देश का कि पश्चिम बंगाल में 32 वर्ष के सीपीएम के शासनकाल में बंगाल की राजनीतिक संस्कृति इतनी दूषित हो गई है कि वहां अमरजीत जी ने जिस प्रकार से कहा कि सीपीएम के शासनकाल में वायलेंस हुई लेकिन उसको कंटेन किया गया, वो कम्युनल और कास्ट वायलेंस उस प्रकार की नहीं हुई, वो ठीक कह रही हैं, और कंटेन कर दिया हो, लेकिन डायरेक्टेड वायलेंस थी उनकी। वायलेंस वो पॉलिटिकल वायलेंस थी। उनके राजनीतिक विरोधियों को किस प्रकार से गांव-गांव के अंदर चुन चुन करके खत्म किया जाना एक लक्षित ढंग से, यह पूरे वामपंथी दलों की राजनीति का एक अंग है। केरल के अंदर हम देखते हैं
किस प्रकार से राजनीतिक विरोधियों को उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनके कत्ल किए जाते हैं। माफ कीजिएगा, अमरजीत जी ने जो भी दोनों जो उदाहरण प्रस्तुत किए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी किसी क्रिकेट मैच हो या कोई और अन्य प्रकार का जो कांड उन्होंने उल्लेख किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, ना उसमें कभी कोई साथ था और न उसमें किसी प्रकार का। लेकिन आपने आलोचना भी नहीं की। जी बिल्कुल, इन चीजों की कभी आपने आलोचना भी नहीं की उस रूप में। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, नहीं, हम हर प्रकार की हिंसा की आलोचना करते हैं। एबीवीपी क्या कर रही है जगह जगह के ऊपर? मध्य प्रदेश में आपके खुद के मुख्यमंत्री के शासनकाल में प्रिंसिपल की हत्या की गई, प्रिंसिपल की हत्या की गई मध्य प्रदेश में। टीचर्स के खिलाफ जो कैंपेन होता है, उनकी जो कत्लेआम होती है, खुद की आपकी सरकार है और उसमें एबीवीपी शेप आती है। आप कहेंगे आपके बोलने से सब ढक जाएगा क्या? कानून राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान 70 लोग मरे थे पुलिस की गोली से। कभी भी किसी को प्रशिक्षण नहीं देते हैं। स्टैन की हत्या की, हम कभी किसी को प्रशिक्षण नहीं देते हैं। हम राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान 70 लोग मरे थे पुलिस की गोली से आपके शासन में। किसी का प्रशिक्षण नहीं करते हैं। हम वामपंथी दलों की तरह से अपने छात्र संगठनों को हिंसा का प्रशिक्षण नहीं देते हैं। हम उनको कोई संरक्षण नहीं देते हैं। कोई गलत काम करेगा तो नहीं। कैप्टन अभिमन्यु, ये हिंसा आपको सिर्फ वामपंथी दलों में ही दिखाई दे रही है। टीएमसी की जो संस्कृति रही है, जो इतिहास रहा है हिंसा का, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो यही सवाल उठ रहा है, इतनी हमदर्दी क्यों? वामपंथी, सभी वामपंथ को आप एक तराजू में नहीं रख सकते हैं। हम हर प्रकार की हिंसा का निंदा करते हैं, हर प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं। सभ्य समाज में और स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के भारत में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना। चलिए, आप कह रहे हैं हर प्रकार की हिंसा को हम कंडेम करते हैं, लेकिन फिर भी तृणमूल कांग्रेस के साथ है। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल जरूर छोड़ गई है ममता बनर्जी कोलकाता जाते जाते कि क्या दिल्ली सुरक्षित नहीं है और ये जो गुंडागर्दी हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।